कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल है। एम मास के ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़े रहने के लिए, उठाए रहने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है एम जी। अब अगर एम मास के ऑब्जेक्ट को उठाए रखने के लिए एम जी फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, क्योंकि अर्थ उतना ही फोर्स लगा रही है नीचे की ओर। तो अगर एम मास के ऑब्जेक्ट को यहाँ होल्ड रखना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। और अगर h डिस्प्लेसमेंट देते हैं, h हाइट तक इसको ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mg फोर्स लगाते हुए h डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो वर्क करना होगा mgh वर्क होगा। लेकिन बच्चों अगर बहुत हाइट पर ले जाना है तो ये तो मान लो सिंपल हाइट तक ले जाना है तो mgh वर्क होगा। लेकिन अगर बहुत दूर तक ले जाना है, जैसे 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की हाइट तक ले जाना है तो mgh ही वर्क डन mgh होगा ही। लेकिन अगर बहुत हाइट तक ले जाना है, तुम ऐसे हाइट तक एम मास के ऑब्जेक्ट को ले जाओ जहां g की वैल्यू ही चेंज हो जाए। हमने बताया होगा बच्चों कि g की वैल्यू ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं g की वैल्यू चेंज होती है, g डिक्रीज होता है। तो जब g ही डिक्रीज हो जा रहा है तो हम mgh कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों मेरा नाम SM त्रिपाठी है, ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक यही है, अगर हमें नॉर्मल हाइट तक ले जाना है तब तो वर्क डन mgh होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइट तक ले जाना है तो वर्क डन कितना होगा। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दो तरीके हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के। पहला यूजिंग दिस फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू g m1 m2 1 अपॉन r इनिशियल माइनस 1 अपॉन r फाइनल। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन इतना ही होता है, वेयर r इनिशियल इज इनिशियल सेपरेशन। जैसा कि यहां दिखाया गया है बच्चों कि दोनों m1 और m2 के बीच का इनिशियल डिस्टेंस यही है, r इनिशियल, ri फॉर r इनिशियल। और m2 मास को यहां से ले जाके यहां तक ले जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में वर्क डन होता है। हमने क्या किया, m2 मास को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, यानी कि शुरुआत में उनके बीच का डिस्टेंस था r इनिशियल और अब इनके बीच का डिस्टेंस हो गया r फाइनल। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वर्क डन होता है g m1 m2 1 अपॉन ri माइनस 1 अपॉन r फाइनल। बच्चों यहाँ r इनिशियल छोटा है और r फाइनल बड़ा है, यानी कि m2 को m1 से दूर ले जाया जा रहा है। जरा देखो डायग्राम देखना ध्यान से, m2 को m1 से दूर ले जाया जा रहा है, यानी r इनिशियल इज स्मॉलर। तो जब r इनिशियल छोटा है 1 अपॉन r इनिशियल बड़ा होगा, हम ये कह सकते हैं कि r इनिशियल इज लेस देन r फाइनल, तो 1 अपॉन r इनिशियल इज विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन r फाइनल। तो 1 अपॉन r इनिशियल माइनस 1 अपॉन r फाइनल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो पॉजिटिव वर्क होता है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था। फिर अब हम ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ले जाने में, किसी ऑब्जेक्ट को m मास के किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बने रहना बच्चों, कहीं मत जाना। तो अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट को ले जाना है, m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट तक। तो बच्चों m1 के जगह पर हम अर्थ को बना दे रहे हैं, दिस इज m1 हो गया अर्थ जिसका मास है me। तो m1 इज इक्वल टू me और एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है जिसका मास है m।
हमको ये ऑब्जेक्ट यहां से उठा करके h हाइट तक ले जाना है। ध्यान से सुनना बच्चों, हमें ये मास यहां से उठा करके h हाइट तक ले जाना है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या mgh होगा? बच्चों देख रहे हो कि अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ को इतना बड़ा दिखाया गया है और जो हाइट है वो अर्थ के डायमीटर से भी ज्यादा है, यानी हजारों किलोमीटर के हाइट तक ले जाया गया है। अब ऐसे केस में अगर नॉर्मल हाइट तक ले जाना है होता तो डायरेक्ट mgh हम यूज कर लेते, और क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है, चेंज नहीं होती है नॉर्मल हाइट तक। लेकिन जब बहुत हाइट तक ले जाते हैं तो g का जो चेंज है वो नजर आने लगता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या? वही फॉर्मूला, यहां m1 के जगह पर me है और m2 के जगह पे m है, और फॉर्मूला यही है कि Gm1 M2 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल, इसी का यूज करेंगे बच्चों। हम इसे वैसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका यही है कि हम इसे ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। किसी को इस फार्मूले का डेरिवेशन देखना है तो पिछले वीडियो से देख सकते हो। तो फिर हम यहां से इसका यूज करेंगे बच्चों। तो यहां R इनिशियल, व्हाट इज द R इनिशियल? तो वी मे कंसीडर कि एंटायर अर्थ इज प्लेस्ड एट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहां पर तो अर्थ को हम यहां पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, क्योंकि दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर अर्थ नाम का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पर, और यहां पर m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन हो गया re। तो r इनिशियल हो जाता है re, और r फाइनल हो जाएगा बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये हो गया r फाइनल एंड डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर ऑफ मास पे रखी हुई कंसीडर की जा सकती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो r इनिशियल इज इक्वल टू ri एंड r फाइनल इज इक्वल टू re प्लस h। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बनता है re प्लस h। दिस इज re एंड दिस इज h। तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा Gm1 M2 और R इनिशियल यानी 1/re माइनस 1/re प्लस h। तो ये हो जाएगा वर्क डन Gm1 M2 और एलसीएम लेंगे बच्चों, तो re प्लस h माइनस re प्लस h। तो वर्क डन हो जाएगा Gm1 M2, और ये re कट गया तो यहां बचता है, सॉरी यहां एक मिस्टेक हो रहा है, M1 के जगह पर हमें me रखना है और M2 के जगह पर हमें m रखना है। तो इस मिस्टेक को दूर करते हैं। तो ठीक है बच्चों, जादू से हमने वो मिस्टेक दूर कर दिया। M1 के जगह पे हमने me रख दिया, M2 के जगह पे m रख दिया, और R इनिशियल के जगह पे re और R फाइनल के जगह पे re प्लस h, और ये हो गया h/re एंड re प्लस h। तो फिर हो जाएगा बच्चों Gme/re प्लस h। एक बात और बच्चों, ग्रेविटेशन में जहां जहां Gme आए वहां हम GRe² लिख सकते हैं, बिकॉज तुम लोग पढ़े होगे कि G की वैल्यू होती है Gme/re²। तो अर्थ के सराउंडिंग्स में जहां जहां Gme आए यहां से हम ये लिख सकते हैं Gme इज इक्वल टू GRe²। ये देख लेना बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जहां पे Gme है वहां पे हम GRe² लिख देंगे।
तो मिटाते हैं और लिखते हैं, ये है वर्क डन का ये भी फार्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा और जी के टर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू GRE स्क्वायर एम एच अपॉन RE और RE प्लस एच। ये हो गया बच्चों, GME के जगह पे हमने GRE स्क्वायर लिख दिया, GME के जगह पे GRE स्क्वायर। अब ये RE से ये पावर कट जाएगा और ये क्या बचता है, यहाँ बचेगा वर्क डन हो जाएगा MGH यहां भी आ रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, MGH यहां भी आ रहा है, लेकिन MGH अपॉन समथिंग MGH RE अपॉन RE प्लस H। इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी मैथ जानते होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, RE प्लस H अपॉन RE। क्योंकि अगर ये नीचे होता तो तुम आराम से उसको ऊपर भेज सकते थे, तो अगर ऊपर है तो उसको यहां भी भेज सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, तो फिर यहां सेपरेट कर देंगे बच्चों। तो वर्क डन का ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमें मिल गया, ये अप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस H अपॉन RE, 1 प्लस H अपॉन RE। देन this is the work done, this is the formula for work done in lifting a body up to height H। हाइट H तक किसी भी m मास की बॉडी को ले जाने में MGH वर्क नहीं करना पड़ेगा, MGH अपॉन समथिंग वर्क करना पड़ेगा, और वो समथिंग विल इज ग्रेटर देन 1। देख लो बच्चों यहां ध्यान से कि वर्क डन इज नॉट इक्वल टू MGH। बहुत सारे ग्रेविटेशन में ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने बहुत स्पीड से फेंक दिया, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दें, 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दें, ध्यान रहे 6 किलोमीटर पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाएगा। तो बच्चों हाफ mv स्क्वायर को MGH से इक्वेट नहीं करना है। अब यहां हम लोग हाफ mv स्क्वायर को इससे इक्वेट करके ये चीज निकाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा हाइट से, नॉर्मल हाइट से कोई ऑब्जेक्ट हम अगर छोड़ रहे हैं, तो नॉर्मल हाइट के लिए सबसे पहले बच्चों ये देख लो कि नॉर्मल हाइट के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो नॉर्मल हाइट के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा H इज वेरी वेरी स्मॉलर देन RE। देखना बच्चों ध्यान से, H इज वेरी वेरी, नॉर्मल हाइट के लिए H बहुत स्मॉल होगा RE के रिस्पेक्ट में, तो H अपॉन RE इज नेग्लिजिबल। जो H अपॉन RE की वैल्यू होगी, जैसे 100 मीटर 200 मीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 20 30 50 100 किलोमीटर तक, 100-150 किलोमीटर तक हम अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर होता है, तो 100 किलोमीटर उसके रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल है। तो हम 50-60 किलोमीटर तक की हाइट तक हम उसको वेरी स्मॉल हाइट मानेंगे और H अपॉन RE नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जब हम H अपॉन RE को निग्लेक्ट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो नॉर्मल फॉर सच स्मॉलर हाइट्स वर्क डन हो जाएगा MGH, क्योंकि H अपॉन RE इज इग्नोरेबल, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर वर्क डन MGH तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को नॉर्मल हाइट तक ले जाना हो, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाइट तक ले जाना हो तो वर्क डन MGH नहीं रह जाता है, MGH अपॉन समथिंग हो जाता है। तो बच्चों एक कंपैरिजन करते हैं कि अगर अर्थ के रेडियस के बराबर के हाइट तक ले जाना हो, यानी 6400 किलोमीटर की हाइट तक, तो व्हाट इज द वर्क डन। एक कंपैरिजन करते हैं बच्चों, देखते रहना। वर्क डन इन लिफ्टिंग, क्या करें, लिफ्टिंग ए बॉडी अप टू
हाइट h इज इक्वल टू आर ई, यानी अर्थ के रेडियस के बराबर, और आर ई कितना है बच्चों 6400 किलोमीटर। ध्यान रहे ये किलोमीटर में बता रहे हैं, नॉट मीटर। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो हमें m मास के ऑब्जेक्ट को 6400 किलोमीटर की हाइट तक ले जाना है। 100 किलोमीटर नहीं, 200 किलोमीटर भी नहीं, 300 भी नहीं, 1000 किलोमीटर भी नहीं, 2000, 3000, 4000, 5000, नो, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर जितना अर्थ का रेडियस है, तो उतनी हाइट तक ले जाने में इस फार्मूले में देख रहे हो बच्चों कि h इज इक्वल टू आर ई। तो यहां जब हम h इज इक्वल टू आर ई रखेंगे तो वर्क डन आ जाएगा mgh अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई। यहां हमने h की जगह पे आर ई रख दिया, तो फिर ये हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा बच्चों mgh अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, mgh अपॉन 2। अब देख रहे हो बच्चों कि h हाइट तक ले जाने में वर्क डन mgh होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में यही कंफ्यूजन रहा तो अगर 6400 किलोमीटर की हाइट तक अगर ले जाना होगा तो तुम्हारा ये कंफ्यूजन घोटाला कर देगा, डबल का घोटाला कर देगा। जितना वर्क डन होना है तुम उससे कहीं ज्यादा काउंट कर रहे हो, डबल काउंट कर रहे हो। तो अगर हाइट अर्थ के रेडियस के बराबर है तो वर्क डन इज नॉट mgh, वर्क डन इज इक्वल टू mgh बाई 2। देख लो बच्चों ये सामने है कि वर्क डन इज इक्वल टू mgh बाई 2। बच्चों इस प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिखा करके। जब m मास का ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे रखा है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और जब h हाइट पर रखा है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, G माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। सॉरी डायरेक्ट दिखाते हैं बच्चों कि जब ये m मास का ऑब्जेक्ट इस पे रखा रहेगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जी, यानी जब ऑब्जेक्ट यहां पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, m मास का ऑब्जेक्ट h हाइट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन होता है इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन हो जाएगा बच्चों माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई माइनस ये हो गया, सॉरी आर ई प्लस एच, ये हो गया बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू इनिशियल है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, और फिर ये हो जाएगा बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, और प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई। फिर बच्चों देख रहे हो कि वही आ रहा है यहाँ जी एम ई एम कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -1 अपॉन आर ई प्लस एच और +1 अपॉन आर ई। फिर वही चीज आ रहा है, देख लो बच्चों, जी एम ई एम
माइनस आर ई प्लस एच अपॉन आर ई प्लस एच इंटू आर ई। बच्चों यहाँ आर ई कट जाएगा और फिर वही फार्मूला फिर पलट के आएगा जो हमने अभी पीछे बताया है, और ये आ जा रहा है वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू जी एम ई एम और ये हो गया H अपॉन आर ई और आर ई प्लस एच। फिर यहां से हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हम लाए थे। इसको जब हम जी एम ई के जगह पर जी आर ई स्क्वायर रखेंगे, आर ई कट जाएगा, ऊपर आएगा एम जी एच अपॉन फिर आर ई को इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो बच्चों ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसका फायदा क्या है, ये जानने का अब हमें फायदा क्या है। तो बच्चों फायदा तो यही है कि तुम ये जान गए कि एम जी एच अगर बहुत ज़्यादा हाइट तक ले जाना है तो अगर हमने एम जी एच लिख दिया तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। तो इस घोटाले से हमने तुमको बचा लिया है। बहुत सारे लोग इसको एम जी एच को हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे बहुत बड़ा घोटाला होता है। तो इस घोटाले से हमने आज तुमको बचा लिया बच्चों। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम ये बता दें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको एक मॉडरेट वेलोसिटी दे के, मॉडरेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक मॉडरेट वेलोसिटी देके या थोड़ी सी वेलोसिटी देके छोड़ दें तो वो कितने हाइट तक जाएगा। तो हम ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे केसेस के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो बच्चों कि ये ग्राउंड है और एम मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में v स्पीड से फेंका गया है और हमें ये निकालना है कि ये कितने हाइट तक जाएगा। तो मान लो कि ये h हाइट तक जाएगा, सपोज दैट कि ये बॉडी h हाइट तक जाएगी। तो यहां हमने हाफ एम वी स्क्वायर का काइनेटिक एनर्जी दे करके छोड़ दिया है। अब कितनी हाइट तक जाएगी, तो यहां वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं कि ऊपर जाने में ये जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो खर्च हो जाएगी। क्या करने में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर चलता चला जाएगा जब तक इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, वो हो जाएगा वर्क डन के बराबर। तो हम वर्क डन को वर्क डन यानी एम मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, एम जी एच। तो हम हाफ एम वी स्क्वायर को एम जी एच से इक्वेट कर देंगे अगर मॉडरेट वेलोसिटी दी गई है तो, यानी थोड़ी वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं दी गई है तो। लेकिन अब अगर इतनी वेलोसिटी दे दी जाए कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाइट तक जा रहा है, इतनी हाइट तक जा रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू ही चेंज होने लग रही है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो फिर हाफ एम वी स्क्वायर को एम जी एच से इक्वेट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हम हाफ एम वी स्क्वायर को ये है अर्थ। अब हम अर्थ को, पूरा अर्थ को दिखा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि ये जो h हाइट है वो अर्थ के कंपेयर में है, अर्थ के साइज से कंपेयरेबल है। तो यहां से m मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ले जाया गया है। देख रहे हो बच्चों, h हाइट तक ले जाया गया है।
तो बच्चों हम इसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने इसको वेलोसिटी दे दिया 4 किलोमीटर पर सेकेंड की, तो द वेलोसिटी गिवन इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड या 4000 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज मच ग्रेटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत हाइट तक जाएगा, मॉडरेट हाइट तक नहीं जाएगा, नॉर्मल हाइट तक नहीं जाएगा, बहुत हाइट तक जाएगा। तो बच्चों हाफ mv² को हम इक्वेट करेंगे mgh/1 प्लस h/re से। और अगर फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो तो बच्चों यहां से m से m कट जाएगा और v हो जाएगा बच्चों √2gh/1 प्लस h/re। ये फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों अगर हाइट दिया हुआ हो और हमें ये पूछा जाए कि कितनी स्पीड से अर्थ के सरफेस से टकराएगा, तब तो हम ये यूज करेंगे, अभी इसका भी न्यूमेरिकल बताते हैं। लेकिन हमें ये निकालना है कि कितनी हाइट तक जाएगी। तो यहां से हम हाइट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस v² 1 प्लस h/re। इससे हम हाइट निकाल सकते हैं। तो क्लियर है कि यहां से हम अगर ये जो न्यूमेरिकल है 4000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, तो हाफ हम इसको यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, हाफ इंटू v² 4000 इंटू 4000 इज इक्वल टू g की वैल्यू हमने 10 ले लिया इंटू h निकालना है, तो 1 प्लस h/6.4 इंटू 10⁻⁶, जो कि अर्थ का रेडियस है। तो बच्चों यहां सिर्फ एक वेरिएबल है, h है, तो एक ही इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया बच्चों कि अगर नॉर्मल स्पीड से, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल स्पीड से फेंकना हो, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्मल स्पीड होती है, तो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा 700 मीटर पर सेकेंड की स्पीड या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर, जैसा कि ये है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंकना है, तो बच्चों हमें ऐसे ही सॉल्व करना होगा। हाफ mv² को mgh/1 प्लस h/re से सॉल्व करना होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। m मास के ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया कुछ स्पीड देके, और ये ऑब्जेक्ट यहां तक गया, हाइट h तक गया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई -gmem/re, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई -gmem/re प्लस h। तो हाफ mv², इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, हाफ mv²। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहीं से वो ऑब्जेक्ट वापस लौट रहा है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी -gmem/re प्लस h माइनस -gmem/re। इसको भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों वही आएगा हाफ। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, अभी हमने पीछे बताया था कि इसको भी जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इतना ही आएगा mgh/1 प्लस h/re
तो ले दे करके फॉर्मूला यही हो गया कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट एम जी एच बल्कि एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। फिर एक अगला न्यूमेरिकल है बच्चों इसी पे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर के हाइट से फेंका, फ्रीली ड्रॉप किया गया, किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर के हाइट से फ्रीली ड्रॉप किया गया, एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर, विथ व्हाट स्पीड द ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी ग्राउंड से उसको फेंका गया। अब जब ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड तो सीधा होता है, अर्थ तो गोल है। जब हम पूरे अर्थ की बात करेंगे तो उसको गोल दिखाया जाएगा, और जब ग्राउंड की बात करेंगे तो उसको सीधा दिखाया जाएगा। तो बच्चों यहां से फेंका गया है, सॉरी यहां से m मास का ऑब्जेक्ट फ्रीली ड्रॉप कराया गया है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ड्रॉप कराया गया है, तो अर्थ पे आते आते वो किस स्पीड से टकराएगा। अब अगर ये हाइट मॉडरेट है तो हम एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से हम लगा सकते हैं, और साथ साथ हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत आराम से एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। अब अगर हमने एम से एम कट गया, हाफ इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 ले लें और हाइट 100 मीटर का हो तो ये न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये हाइट बहुत ज्यादा है, 1000 किलोमीटर है, 1000 मीटर होगा तो भी हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच से हम लगा लेंगे। लेकिन अगर मच ग्रेटर स्पीड है, या सॉरी मच ग्रेटर हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है, बहुत ज्यादा हाइट से, तो जब ज्यादा हाइट दिखाना होगा बच्चों तो पूरे अर्थ को हमें कंपेयर करना होगा। तो जब हम अर्थ बना रहे हैं, यह है अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे से h हाइट पे से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक ऑब्जेक्ट फ्रीली ड्रॉप किया गया। तो देख रहे हो बच्चों कि अर्थ के डायमीटर से हाइट ज्यादा दिख रही है, यानी कि दिस हाइट इज मच ग्रेटर, दिस हाइट इज मच ग्रेटर। तो विथ व्हाट स्पीड दिस ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, सर अर्थ से किस स्पीड से टकराएगा, अर्थ के सरफेस से किस स्पीड से टकराएगा। तो यहां भी, अब यहां एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो चलेगा चलेगा ये कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और m से m कट जाएगा और v की वैल्यू हम निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई। कि h अगर मान लो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के हाइट से, अगर बहुत ज्यादा हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है, सपोज दैट कि एन ऑब्जेक्ट, एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं बच्चों, देखना जरा, एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली ड्रॉप्ड, एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू इसलिए ले रहे हैं बच्चों ताकि तुरंत कट जाए, 6400 किलोमीटर, या इसको हम अर्थ का रेडियस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों 6400 किलोमीटर के हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप किया गया है, 100 किलोमीटर की हाइट से भी फ्रीली ड्रॉप किया जाता तो हाफ एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यूज करके लग जाता बच्चों। लेकिन ये मच ग्रेटर हाइट है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर नॉट मीटर, इतना किलोमीटर। तो जो
तो फिर अगर हम ये फार्मूला यूज करें या यहां से यूज करें, हाँ ये डायरेक्ट ये यूज करें तो v इज इक्वल टू, हालांकि बच्चों ये फार्मूला नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन फार्मूला नहीं है ये, इसे डायरेक्ट नहीं यूज करना है। ये जो भी आज हमने बताया है उसमें से कोई भी डायरेक्ट यूज नहीं करना है। डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ पे वो रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको यूज नहीं करना है, इसे डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करने के बाद यूज करना है। तो v ये दिखाना पड़ेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी हो रहा हो वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू h के जगह पे हम RE लिख देते हैं अपॉन 1 प्लस RE अपॉन RE। तो ये हो गया बच्चों, क्योंकि h की वैल्यू RE के बराबर है इसलिए हमने ऐसा रख दिया ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया 20 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो बच्चों अगर बहुत ज्यादा हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है, नॉर्मल हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वेट कर दो mgh से, या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो और निकाल दो कि किस स्पीड से सरफेस ग्राउंड से टकराएगा। लेकिन क्योंकि g कांस्टेंट है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा हाइट की बात करते हैं या बहुत ज्यादा स्पीड की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पीड से जब फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाइट पे जाएगा, और जब बहुत ज्यादा हाइट पे जाएगा तो g की वैल्यू चेंज होने लगेगी। तो सबसे पहला क्या होगा कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाएंगे। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर लगाएंगे कैसे, फिर लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, और एनर्जी कंजर्वेशन के ही तरह तरह से हम तरह तरह से यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हाफ, अगर जल्दी सॉल्व करना है तो हाफ एम वी स्क्वायर को याद कर लो, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE से इक्वेट कर देना है। अब इसमें अगर हाइट दिया है तो वेलोसिटी निकाल लो, और वेलोसिटी दिया है तो हाइट निकाल लो। तो बच्चों ये मच ग्रेटर वेलोसिटी के लिए और मच ग्रेटर हाइट के लिए हमें ऐसे सॉल्व करना होगा, नहीं तो या तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर को mgh से इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अचानक सीन चेंज हो गया बच्चों, चौंकना मत। बच्चों सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, एक ऐसा फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी पे हमेशा परपेंडिकुलर होता हो। एक ऐसा फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी पे हमेशा परपेंडिकुलर होता हो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं, अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर ले जा करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दें, तो बच्चों हम थोड़ा ऊपर गए हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं, कि दिस हाइट इज, ये जो हाइट है, इट इज नॉट वेरी ग्रेटर, इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो उतने हाइट पर बच्चों हम बताने जा रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, कि हाइट पर अगर हम कुछ वेलोसिटी दे दें, वो mv स्क्वायर अपॉन r, और r कितना है बच्चों, जब ये हाइट इग्नोरेबल है, इस हाइट को हम इग्नोर कर सकते हैं, 10-20 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर है, या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, तो इस हाइट को हम इग्नोर कर सकते हैं, इस हाइट को हम इग्नोर कर सकते हैं, और r के जगह पे हम लिख सकते हैं RE। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो वेलोसिटी पे हमेशा परपेंडिकुलर हो। ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इतना फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी पे हमेशा परपेंडिकुलर रहता हो। तो वो फोर्स है बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट कि m मास का एक ऑब्जेक्ट या कोई सैटेलाइट
m मास का कोई सैटेलाइट v स्पीड से या vo स्पीड से किसी ऑर्बिट में घूम रहा है। अब इस सर्किल में घूमने के लिए, इस सर्किल में रिवॉल्व करने के लिए इसको कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी? तो अगर सर्कुलर मोशन पढ़े हो बच्चों तो इसको रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mvo स्क्वायर अपॉन RE। ये कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा बच्चों दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है Gm1 m2 अपॉन RE स्क्वायर। तो दिस इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज द सोर्स ऑफ फोर्स, सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स का सोर्स नहीं है। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो mvo स्क्वायर अपॉन RE इज इक्वल टू Gmem अपॉन RE स्क्वायर, और यहां से हम vo की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं Gme अपॉन RE। ये हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? तो अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर जाकर के, अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो अर्थ के सरफेस की ओर न टर्न हो जाए, इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो उस सर्किल में रिवॉल्व करना शुरू कर दे। ये होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी इन नियरेस्ट ऑर्बिट। दिस ऑर्बिट इज नियरेस्ट, जो कि बस एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर ये वेलोसिटी ले जाकर के दिया गया है। एटमॉस्फेयर 100-200 किलोमीटर तक एकदम जीरो हो जाता है और वहां इतनी हाइट पर ले जाकर के ये वेलोसिटी दी गई है, और तब और ये हाइट जो है अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसको हमने इग्नोर किया है। तो ये इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होती है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। Gme के जगह पर GRE स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। अभी अभी हमने इसी वीडियो में बताया है कि जहां जहां Gme हो उसके जगह पे GRE स्क्वायर लिखा जा सकता है अपॉन RE। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई अंडर रूट GRE। G की वैल्यू है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और RE की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, ये वैल्यू आएगी बच्चों 7900 समथिंग, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी 7900 मीटर पर सेकेंड, 7900 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है बच्चों। अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम 10 फीट के हाइट पर भी ले जा करके, 10 फीट या 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के हाइट पर भी ले जा करके अगर हम इतनी स्पीड दे दें किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फिर वो अर्थ के सरफेस पे नहीं लौटेगा, वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने लगेगा। लेकिन अर्थ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के हाइट पे एटमॉस्फेयर होता है, वहां अगर ये वेलोसिटी देंगे तो इसकी एनर्जी लॉस होगी और एट लास्ट वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इतनी हाइट तो कम से कम रखनी चाहिए, हमें इतनी हाइट रखनी चाहिए जहां एटमॉस्फेयर ना हो। यानी 100-200 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जा करके और उसको इतनी वेलोसिटी दे दें तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने लगेगा, और इस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ नियरेस्ट ऑर्बिट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ नियरेस्ट ऑर्बिट जो कि होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों अगर हाइट इग्नोरेबल नहीं है, तो अगर हम हाइट को इग्नोर ऐसी हाइट पे ले जाएं जो बहुत ज़्यादा हाइट है, 100-200 किलोमीटर से भी ज़्यादा हाइट पर अगर ले जाते हैं
तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? अभी तुमने देखा कि नियरेस्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रही है √GRE, और वो वैल्यू है बच्चों 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। याद करो बच्चों, सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़े होगे। क्रिटिकल वेलोसिटी किसी आर रेडियस के अगर वर्टिकल सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के वर्टिकल सर्किल में, तो हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए GR, √GR। तो यहां तो एवरी पॉइंट, तो जब यहां पे बच्चों एवरी पॉइंट इज हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि ये हाइट, अगर ये सैटेलाइट का ये पाथ है बच्चों, तो ये हो गया हाइट, ये भी हो गया हाईएस्ट पॉइंट। एवरी पॉइंट इज हाईएस्ट पॉइंट, और इस सर्किल का रेडियस है RE, क्योंकि ये जो H है वो मच स्मॉलर देन RE है, तो हम इसको भी RE मानेंगे और इसको भी RE मानेंगे। तो यहां पर कितनी वेलोसिटी चाहिए क्रिटिकल? तो वो चाहिए √GRE। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, लेकिन अब बच्चों अगर और ज्यादा हाइट पर हमें अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कराना है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सैटेलाइट को, तो मान लो बच्चों कि ये h हाइट है और ये दिस इज नॉट इग्नोरेबल एंड दिस इज एनफ, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फिर वही तरीका के ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स से इक्वेट करेंगे। तो h हाइट पर, जब ये हाइट इग्नोरेबल नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा GME/RE प्लस H का होल स्क्वायर। इतने फोर्स से अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगी, अपने सेंटर की ओर खींचेगी, और तभी ये बन जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स mv² और रेडियस है ऑर्बिट का RE प्लस H। बच्चों देख लो, दिस डिस्टेंस इज RE एंड दिस डिस्टेंस इज H। नाउ H मे नॉट बी इग्नोर्ड, H को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा v = √GME, हाँ m से m कट जाएगा यहां, तो m नहीं रहेगा इसमें, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी GME/RE प्लस H से ये स्क्वायर कटेगा, RE प्लस H। दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी एट एल्टीट्यूड H, वेयर एल्टीट्यूड इज नॉट इग्नोरेबल। तो बच्चों, नियरेस्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √GRE, और नियरेस्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √GRE, और एल्टीट्यूड पर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है GME/RE प्लस H। यहां भी GME के जगह पे GRE² रख करके हम नया रिलेशन बना सकते हैं, नया फार्मूला भी बना सकते हैं जो G के टर्म में होगा। तो बच्चों, फिर हम आते हैं कि टोटल एनर्जी के बारे में, कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या दिस सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बच्चों, ये जो सैटेलाइट है, अर्थ की किसी ऑर्बिट में h एल्टीट्यूड पर एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है। अब वो रिवॉल्व कर रहा है यानी कि मूव कर रहा है, तो बहुत नेचुरल है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। आल्सो उसका एक एल्टीट्यूड है, वो एक सर्टेन हाइट पर है, अर्थ से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, तो बट नेचुरल है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी।
उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो बच्चों अब हम टोटल एनर्जी भी टोटल एनर्जी कितनी होगी देखा जाए तो टोटल एनर्जी होती है बच्चों, टोटल एनर्जी पहले यहां हम लिख दें ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट GME अपॉन RE। तो h हाइट के ऑर्बिट में सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H। तो नंबर 1 हमें टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी। तो नंबर 1 पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो वेलोसिटी है, ऑर्बिट में वेलोसिटी है अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv² यानी GME अपॉन RE प्लस H। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया बच्चों GME m अपॉन 2 RE प्लस H। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, ये भी जान लो बच्चों। काइनेटिक एनर्जी के दो फैक्टर हैं m और v²। हाफ कांस्टेंट है m एंड v²। m मास है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है और v² एक स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। तो दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होती है। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? इस सैटेलाइट के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, यहां हमने दिखा दिया। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अब ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है? h हाइट पे है। तो और h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी तो U इज इक्वल टू माइनस GME m अपॉन RE प्लस H। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। क्योंकि हाइट है h, तो h हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस GME m अपॉन RE प्लस H। तो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो देयरफॉर टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GME m अपॉन 2 RE प्लस H माइनस, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी GME m अपॉन RE प्लस H। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये E आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस GME m अपॉन 2 RE प्लस H। काइनेटिक एनर्जी GME m अपॉन 2 RE प्लस H। पोटेंशियल एनर्जी माइनस GME m अपॉन 2 RE प्लस H, माइनस GME m अपॉन RE प्लस H। एंड टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा माइनस GME m अपॉन 2 RE प्लस H। तो बच्चों अभी तुमने ये सीखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H। काइनेटिक एनर्जी होती है GME m अपॉन 2 RE प्लस H। पोटेंशियल एनर्जी बहुत पहले सीख चुके हो कि माइनस GME m अपॉन RE प्लस H। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इन्हीं दोनों को ऐड करने पे मिल जाएगा और वो होगा
माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बच्चों, कहीं मत जाना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन? बच्चों, ये जो सैटेलाइट है, बच्चों ये सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और उसकी एनर्जीज ये हैं। अब हमें ये पता करना है कि इस निगेटिव साइन का क्या मतलब है, यानी इसकी टोटल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच है। मान लो बच्चों g की वैल्यू रख दिया, एम ई की वैल्यू रख दिया, m की वैल्यू रख दिया, 2 रख दिया, आर ई रख दिया, h रख दिया, 100 आ गया। सॉल्व करने पे 100 आ गया। सपोज दैट 100 आएगा नहीं, सपोज दैट कि 100 आ गया, तो यहां लिखेंगे कि इसकी टोटल एनर्जी है माइनस 100 जूल, माइनस 100 जूल। अब इसकी एनर्जी माइनस 100 जूल है। अब इसको इनफाइनाइट तक ले जाने में, कहां तक ले जाने में बच्चों? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पर क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है, यानी दोनों के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं रह जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां 0 होगी? इनफाइनाइट पर। एक बात और बच्चों कि इसकी एनर्जी माइनस 100 जूल है और जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी। माइनस 100 से माइनस 90, माइनस 90 से माइनस 70, माइनस 60, माइनस 40, माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10 करते करते जब इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगी। 0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टोटल एनर्जी। 0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। बच्चों, 0 करने के लिए सम पॉजिटिव अमाउंट विल बी गिवन, सम पॉजिटिव एनर्जी विल बी गिवन, यानी पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। इसकी एनर्जी 0 करने के लिए सम पॉजिटिव एनर्जी विल बी गिवन, मस्ट बी गिवन, यानी जब हम प्लस 100 देंगे, प्लस 100 जूल इसको देंगे, तब ये ऐसे प्लेस तक जाएगा जहां पे इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम यानी 0 हो जाएगी। तो बच्चों, ये निगेटिव साइन का यही मतलब है कि सिस्टम इज बाउंडेड, सिस्टम इज बाउंडेड एंड सम पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच 0 एनर्जी पोजीशन, सम पॉजिटिव एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि अभी जो है निगेटिव साइन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि सिस्टम इज बाउंडेड। ये जो सिस्टम है बाउंडेड है। और व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? तो बाइंडिंग एनर्जी, इतना ही हम पॉजिटिव एनर्जी दे दें इसको तो ये इनफाइनाइट पर चला जाएगा, यानी कि इनके अंदर, इनके इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो फिर इनका इंटरेक्शन, इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स समाप्त हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी यानी ये बंधन, ये बाउंडेशन, ये बाइंडिंग छुड़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, यानी इसको इनफाइनाइट पर ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो वो हो जाएगा प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि इसको, तो दो बातें बच्चों कि निगेटिव साइन का मतलब क्या है? निगेटिव साइन का मतलब सिस्टम इज बाउंडेड। दूसरा कि हमें प्लस इतनी एनर्जी चाहिए इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि इसको ऐसे जगह पे रख दें कि दोनों के बीच का इंटरेक्शन समाप्त हो जाए। तो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी इतनी हो गई। सीन एक बार फिर चेंज हो गया बच्चों। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन व्हेन ए सैटेलाइट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट? ध्यान से सुनना बच्चों। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड या वर्क इज डन, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड या व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग ए सैटेलाइट फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इनिशियल ऑर्बिट है एंड ये फाइनल ऑर्बिट है। यहां जो इसकी टोटल एनर्जी होगी
वो इनिशियल एनर्जी होगी, यहाँ की जो एनर्जी होगी वो इनिशियल एनर्जी होगी, और यहाँ की जो एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी होगी, और वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ई। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो किसी सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ता है? तो वर्क हो जाएगा फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी माइनस इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी। और हम बता दें एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों, अभी जो हमने लिखा था वो गलत लिख गया था, यहाँ हम 2 नहीं लिखे थे, उस मिस्टेक को दूर कर रहे हैं अभी। एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस GMEM, दिख रहा है इधर, माइनस, फिर से लिखते हैं बच्चों यहाँ, माइनस GMEM अपॉन 2RE प्लस H। तो ये H1 हाइट का, H1 एल्टीट्यूड की ऑर्बिट है और ये H2 एल्टीट्यूड की ऑर्बिट है, और सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ले जाना है। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन? तो वो हो जाएगा बच्चों, वर्क डन हो जाएगा फाइनल यानी कि माइनस GMEM अपॉन 2RE प्लस H2। इसकी हाइट, ये हाइट H2 है, तो RE प्लस H2 माइनस GMEM अपॉन 2RE प्लस H1। तो कुल मिला के बच्चों यही सॉल्व करना होगा। वर्क डन हो जाएगा माइनस GMEM अपॉन 2RE प्लस H2 प्लस GMEM अपॉन 2RE प्लस H1। और बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू, इसको पहले लिख देते हैं, तो GMEM अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, इसको इधर लिख देंगे, यहीं लिख देते हैं GMEM अपॉन 2RE प्लस, ये H1 है बच्चों, H1 माइनस GMEM अपॉन 2RE प्लस H2। फिर इसको हम GMEM अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RE प्लस H1 माइनस 1 अपॉन RE प्लस H2। इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, GMEM अपॉन 2 RE प्लस H2 माइनस RE माइनस H1 अपॉन RE प्लस H1 इंटू RE प्लस H2। ये कट गया और वर्क डन आ गया GMEM अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 अपॉन RE प्लस H1 और RE प्लस H2। तो बच्चों ये वर्क डन निकालना हो या एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना हो, बात एक ही है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए सैटेलाइट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो वर्क एनर्जी ही होता है, एनर्जी से ही, एनर्जी को वर्क से ही डिफाइन किया जाता है। तो दोनों बात एक ही है, एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए सैटेलाइट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। तो ये बच्चों हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना,
कमेंट भी कर देना, कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना क्या कमी रह गई, लाइक कर देना, और वो शेयर भी कर दो, वो किसी ग्रुप में अपने शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू बच्चों।